हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटना चक्र बुक से साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज उसका चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है प्रकाश। इसका 2 पार्ट होगा, जिसका आज पहला पार्ट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है निम्न में से यह जो है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। 400 से 700 नैनोमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10 के पावर 6 नैनोमीटर तक विस्तृत होता है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है, और दृश्य प्रकाश जो है इसका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के होता है, तथा अवरक्त विकिरण जो है इसका प्रकाश 700 से 10 के पावर 6 नैनोमीटर में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रसार होता है, तो इसका कितना होता है? 390 से 780 के बीच होता है। कितना होता है? 390 से 780 के बीच होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक समान मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह जो होता है 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एम्पियर से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की माध्यम तरंगदैर्ध्य वाली किरणें के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्ध्य 555 के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसा होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। प्रकाश के गुण कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि का व्याख्या मानकर किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग। दिए गए विकल्पों के अनुसार प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती है। भिन्न भिन्न माध्यमों से में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में शून्य काल में 3.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है?
किसमें होता है प्रकाश का वेग अधिकतम? इससे होता है निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जब प्रकाश जाएगा तो न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन ए सही है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो कितना समय लगता है? 8.5 मिनट लगता है। 8.5 मिनट लगता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 500 सेकंड लगता है, जिससे मिनट में अगर बदल दिया जाए तो 8.5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.5 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट समय लगता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं, वे तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही होती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की विकिरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? या प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देख, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? यह नियॉन गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा? नियॉन होता है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण परिणाम है? तो यह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपरावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण संघनन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या होता है? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? किस परिघटना का उपयोग जैसे ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किया जाता है। किसका किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है? तो किस रूप में प्रभावित होती है? तो यह प्रकाश तरंग के रूप में होता है। किसमें होता है? प्रकाश तरंग के। तो ऑप्शन ए सही है। तंतु प्रकाशीय संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। तो हाँ, कम होता है। तो यह भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। तो यह भी सही है। भारत में प्राकृतिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग का संबंध है। तो ये गलत है। रिलायंस उद्योग का संबंध नहीं है। तो ये गलत है। ये सही है। 2 सही है, 3 सही है। तो इसमें से 1, 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली एक बेलनाकार नलिका होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। ये विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाश तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था, न कि रिलायंस। तो रिलायंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी सही है। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंडोस्कोप है तो एंडोस्कोप क्या है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। एंडोस्कोप एक तरह का चिकित्सक उपकरण है। एंडोस्कोप क्या है? चिकित्सक उपकरण है। एंडोस्कोप एक चिकित्सक क्या है? उपकरण है। इसमें कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भाग का चित्र लेने में किया जाता है। इससे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक, कान आदि रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण है तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मृग तृष्णा का उदाहरण है। मृग तृष्णा का उदाहरण क्या होता है? वही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है। इनमें से किसके कारण मरीचिका बनता है? इनमें से किसके कारण मरीचिका बनता है? तो स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यह काटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है जगमगाता है। तो ऑप्शन सी सही है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से शरीर क्या होता है? चमकने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। उचित रीति से कटे हुए हीरे की अवधारणा चमक का आधारभूत कारण है। तो किसका कारण होता है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्या होता है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर का प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो कैसे चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो यह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं जिनमें से एक कथन और दूसरे कारण दिए गए हैं, इसमें से चुनना है। कथन देखते हैं। हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, तो यह बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, तो ये गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक म्यू बराबर 2.42 के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम हो जाता है। इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरे अपने को आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच जो है कांच का अपवर्तनांक में जो होता है 1.51 होता है। कितना होता है? 1.51 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम क्या है? तो इसे होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। होलोग्राफी वह तकनीकी है जिससे लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि प्रकाश या किसी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफ्रीज में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो यह जैसे रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही है। रोस्टर स्कैन का प्रयोग कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यम के कारण होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस से गुजरती है तब इसकी प्रकीर्णन किरणें अध्ययन किया जाता है। उसमें मूलतः प्रकाश की किरणें के अतिरिक्त स्थिर अंतर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन का किरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि के पुनरुद्धार के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जैसे लेजर बीम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लेजर बीम में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस परावैंगनिक लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के लिए समान रंग दिखाई पड़ती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर होता है। कैसे होता है? परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लैटिंग कोटिंग होती है जो थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यह सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। तो अधिक नहीं होता है। क्या होता है? कम होता है, इसलिए गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात गति का 0.95 गुना होता है। तो 95 गुना नहीं होता है, ये गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के लिए परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है। तो ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समान 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बनता है। तो 0.1 सेकंड नहीं बनता है, 1/16 सेकंड बनता है। तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर है
इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नगत ए सही है जबकि कारण आर गलत है, क्योंकि आंख की रेटिना पर नियमित प्रतिबिंब उद्दीपन का 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं दूरदर्शक के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वो वक्राकार है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? तो क्या है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन है। क्या होता है? आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं श्रव्य संकेतों के ऑपरेशन हेतु आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है तो कैसा बनाता है? वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा और कैसा होता है? उल्टा होता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा छोटा वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका कारण है कि इस कारण से दूरी की गहराई का एहसास होता है, कि दूरी का जो क्या गहराई है उसका एहसास होता है, तो ऑप्शन डी सही है। दो आंखों के होने से प्रतिबिंब की प्राप्ति में समित सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है, ऑप्शन सी सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण चंद्र ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य को परावैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तित क्षति पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो किसी तारे का रंग जो दर्शाया जाता है उसका ताप से दर्शाया जाता है। कैसे? उसका ताप से, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण, धूलकण के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो धूलकण के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? इसको विचार करना है। यदि मैजेंटा रक्तभाव नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, लाल होगा। यदि सायन हरित लाभ नीला और मैजेंटा रक्तलाभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का जो रंग है वो नीला होगा, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का जो रंग है वह तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तरंगदैर्घ्य से होता है, तो ऑप्शन बी सही है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन बी सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 × 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम कह रहा है, तो बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वह बैगनी है। कौन सा है? बैगनी है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? नीला प्रकाश में होता है। किसमें होता है? नीला प्रकाश में। तो ऑप्शन ए सही है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दृश्य प्रकाश किरणें में बैगनी, जामुनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। इसलिए चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम होती है और लाल रंगों की निम्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक उजास होती है। तो नहीं, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य शिक्षित के नीचे होने से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षित के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह जो है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए सही है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो किया जाता है तो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। गहरे समुद्र के सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या होता है? सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश का ये पहला पार्ट था, इसका एक पार्ट और आएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।